नाम आशा शर्मा है। मैं कानपुर से हूँ। मेरे पिता मजदूरी करते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता कहने लगे कि मैं लक्ष्मी का रूप हूँ, घर की आस हूँ, खूब पढ़ना लिखना, इसलिए मुझे आशा कहकर पुकारने लगे। परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरे पिता ने हर वो चौखट चूमी जिससे हमारा गुजारा हो सके। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मुझे एहसास होने लगा कि मेरे पिता का अटूट प्रयास सफलता की अंधेरी झोपड़ी में बंद था। लोग मेरे पिता को काम भी नहीं देते थे। कहते थे तुम्हारी माँ को कुष्ठ रोग है। अपनी मेहनत की कमाई भी मेरे पिता को रो रो कर मांगनी पड़ती थी। हमारे घर में सिर्फ मेरी दादी को ही कुष्ठ रोग था, पर समाज ने हमें पाप की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। मुझे मामा के यहाँ पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। कुछ साल बाद मेरी दादी जी की मौत हो गई और उसके कुछ साल बाद मेरी शादी। अब उनकी आस किसी की आशा बन चुकी थी। मानो दुखों का पहाड़ पार कर मैंने एक पारिवारिक जीवन जीना शुरू कर दिया। पर मेरी खुशियों की बारिश में अभी दुखों का बाढ़ आना बाकी था। कुछ साल बाद मेरे पति को मेरी दादी के कुष्ठ रोग होने का पता चला। वो एक ऐसा पल था मेरी ज़िंदगी का जिसने मुझे मेरे परिवार से ही नहीं बल्कि मुझे समाज से भी दूर कर दिया। मेरे पति विश्वास ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे छोड़ दिया। क्या हमारे लिए कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं है? रह गया है तो सिर्फ एक पाप। क्या हमारे लिए समाज में हमारी पहचान बस एक पाप के नाम से की जाती? एक ऐसी बीमारी जो हर रिश्ते को तोड़ देती है, एक ऐसी बीमारी जो समाज से उस शख्स को बाहर कर देती है। जिस समाज में वो रहता है, ना चाहकर भी दूर रहना मजबूरी बना जाती है यह बीमारी। सिर्फ पाप का नाम देता समाज, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, सिर्फ रह जाता है एक इंसान जो जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं। हंसता खेलता एक परिवार समाज के हर बंधन पर अपने आप को मजबूती से बांधे रखता है। जिसके जीवन में रिश्ते नातों का एक अटूट बंधन होता है, वो अपने आप को उस बंधन से जुड़ा महसूस करता है। समाज में मनुष्य के किए गए पापों को परिभाषित करने वाला यह रोग, जिसको लोग कुष्ठ रोग कहते हैं। क्या आप इस रोग से परिचित हैं? क्या आपके आसपास में या परिवार में किसी को यह बीमारी है? क्योंकि हम आज आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे देखने के बाद आपकी रूह सिहर उठेगी। आपका दिल और दिमाग ईश्वर के बने इस पवित्र शरीर को अपनी आंखों के सामने टूटता गलता देखेगा। ये जो कुष्ठ रोग है, ये एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। उसकी वजह से ये बीमारी होती है। जिन व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी की जो पावर है कम हो जाती है, उन्हीं लोगों को ये रोग पकड़ता है। एक शख्स जो अपना सारा काम बिना किसी दिक्कत में कर सकता है, कुछ सालों में वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसके पास सिवाय भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता की कमी के कारण है। न जाने कितने अंधविश्वास सदियों से जुड़े हैं इस बीमारी से, जो आज भी इलाज के प्रति मरीजों के विश्वास को खोखला बनाने के लिए काफी है।
देवों की पावन भूमि हरिद्वार, जहां हर कोई व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति के लिए आता है। लोगों में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो व्यक्ति गंगा में एक बार स्नान कर लेता है, उसे जीवन में किए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हरिद्वार में चंडी घाट पर कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो भले ही पापी ना हो, लेकिन समाज उन्हें पापी से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता। चंडी घाट मां गंगा के तट पर बना एक ऐसा स्थान जहां से हर साल लाखों लोग मां चंडी के दर्शन के लिए जाते हैं। इसी चंडी घाट के पास में हजारों की आबादी झोपड़पट्टियों में रहती है। यहाँ पर कुछ ऐसे आश्रम हैं जहां देश भर से आए कुष्ठ रोगी रहते हैं, जो समाज की उपेक्षा के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाने के कारण यदि उन्हें सामान्य घाव भी होता है तो वह जल्दी ठीक नहीं होता। पूर्व में कुष्ठ रोगी होने के कारण समाज में वे उपेक्षित रहते हैं और उनके घावों की ठीक से मरहम पट्टी नहीं हो पाती। इसलिए कुष्ठ रोग न होने पर भी केवल सामाजिक उपेक्षा के कारण उनके घाव सड़ते रहते हैं और उनके अंग गलते रहते हैं। समाज की अंधी सोच से परे आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हर मानव को सम्मान देते हैं, हर मानव को समान समझते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानते हुए नर सेवा नारायण सेवा के पथ पर चलने वाली दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने समाज के सबसे निचले तबके के लिए काम करना शुरू किया। संपन्न परिवारों से ताल्लुक रखने वाले इन युवाओं ने आलीशान जिंदगी की जगह संघर्ष का रास्ता चुना, वो रास्ता जिस पर कोई चलना नहीं चाहता। माना जाए तो सर्वाधिक नीची सीढ़ी पर हमारी उपेक्षा के कारण से, हमारे दुर्व्यवहार के कारण से समाज की सर्वाधिक नीची सीढ़ी पर खड़ा है। और एक शब्द प्रयोग करना ज़रा खराब लगा, फिर भी कारण पशुवत जीवन जीने के लिए हमारे कारण से बाध्य है। 12 जनवरी सन 1997 को आशीष गौतम जी और उनके 8 साथियों ने हरिद्वार के चंडी घाट पर रह रहे कुष्ठ रोगियों की सेवा करना शुरू किया। शुरुआत में इन युवाओं ने कुष्ठ रोगियों की मरहम पट्टी करना शुरू किया। इन लोगों ने उन रोगियों के सड़े गले हाथ पांवों पर हुए घावों को खुद ही साफ किया। 12 जनवरी 1997 से इस काम की शुरुआत हुई। स्वामी विवेकानंद को हम लोगों ने अपना आराध्य माना, उनकी नर सेवा नारायण सेवा को हम लोगों ने अपने जीवन का उद्देश्य माना और उसी पथ पर चलते हुए चूँकि समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो जिसे छूना और देखना भी लोग पसंद नहीं करते, जिसके पास जाना भी लोग पसंद नहीं करते, उनको लेकर काम हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को आधार बनाकर, स्वामी विवेकानंद जी को हम लोगों ने अपना प्रेरणा स्रोत बनाकर उनको काम शुरू किया। कुछ दिनों तक यह काम करने के बाद इन लोगों को लगा कि यह काम तात्कालिक रूप से तो अच्छा है, लेकिन इस समस्या का कोई सामाजिक हल नहीं निकल सकेगा। इन कुष्ठ रोगियों के बच्चे स्वस्थ और सक्षम होने पर भी समाज की उपेक्षा के शिकार होते हैं। समाज में कुष्ठ रोग के बारे में फैली अज्ञानता का अभिशाप इन निर्दोष मासूम बच्चों को भोगना पड़ता है। माता पिता के कुष्ठ रोगी होने के कारण गरीबी की मार तो इन पर पड़ती ही है। समाज की उपेक्षा व तिरस्कार के कारण भी ये बच्चे असामाजिक जीवन जीने को मजबूर हैं। मार्च 1998 में कुष्ठ रोगियों के 15 बच्चों को लेकर चंडी घाट में सेवा कुंज नाम से एक छात्रावास की नींव रखी गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन का सेवा कुंज बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि कुष्ठ रोगियों के बच्चे एक बेहतर जीवन जी सकें। आशीष गौतम और उनके साथियों को शुरुआत में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो इंसान आसमां में भी सुराख कर सकता है। सेवा कुंज में ही
कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए समिधा चिकित्सालय बना है, जहां कुष्ठ रोगियों की मरहम पट्टी के साथ मुफ्त दवाइयां भी दी जाती हैं। इसके साथ ही जिन कुष्ठ रोगियों के जख्म बढ़ जाते हैं, उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भेज दिया जाता है ताकि उनका सही इलाज हो सके। दिव्य प्रेम सेवा मिशन का यह प्रयास कुछ ही सालों में एक वट वृक्ष के रूप में बढ़ने लगा। कुष्ठ रोगियों के बच्चों को वो सब कुछ मिले जिससे वो एक आम बच्चे की तरह अपने सपनों को उड़ान दे सकें। साल 2002 में हरिद्वार से 15 किलोमीटर दूर ऋषिकेश मार्ग पर 15 बीघे में एक विशाल वंदे मातरम भवन की नींव रखी गई। वंदे मातरम में पढ़ने वाले बच्चों के दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है, जहां बच्चे सुबह योग और ध्यान करते हैं। वंदे मातरम में बने दिव्य भारत शिक्षा मंदिर विद्यालय में देश भर से आए हुए बच्चे अपने सपनों को नए रंग देने में लगे हैं। यहाँ इन बच्चों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिससे बच्चे देश और समाज को समझ सकें। मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को भारतीय संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है। उनकी प्रतिभाशाली बुद्धि थी और चैतन्य जैसा उनका जो हृदय था वो बहुत ही बड़ा था। वंदे मातरम कुंज में प्रदीप वाटिका छात्रावास है। बच्चों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए संजीव गुलाटी स्मृति चिकित्सालय भी वंदे मातरम कुंज में बना हुआ है। वंदे मातरम में बालिकाओं के रहने के लिए अलग से छात्रावास बनाया गया है। बालिकाओं को बालक से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, इसलिए संस्था ने हर 6 बालिका पर एक मां की नियुक्ति की है, जो उन्हें शिक्षा के साथ साथ घर के सभी कार्यों के बारे में शिक्षित करती हैं। छात्रावास में रह रहे बच्चों के संतुलित विकास के लिए विविध प्रकार के शैक्षिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शैक्षिक विकास के लिए उन्हें सामान्य शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जाती है, ताकि ये बच्चे आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इन छोटी आंखों में न जाने कितने बड़े ख्वाब हैं। उन सपनों को साकार करना भी एक सपना है। अपनों का साथ छूटा, जिसे पाना चाहा वो भी रूठा। इस जहां में किसी ने अपनाया नहीं, कभी किसी ने गले से लगाया नहीं। पंख तो मेरे भी हैं, पर उड़ना किसी ने सिखाया नहीं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सहारे अपना बचपन ढूंढता विवेक, मानो किसी बड़े व्यक्ति की तरह अपनी बात को कहता, खूब हंसता, अपने दोस्तों के साथ जीवन के हर उस रंग को बिना रोए हुए खुद को समाज का अभिन्न अंग होने का दावा करता। क्या इसका बचपन भी एक आम बच्चे की तरह है? अपने माता पिता के आंचल में खेला विवेक। क्या विवेक भी अपने माता पिता से हर वो संस्कार जिसमें प्रेम और मानव धर्म है सीख पाया? 4 साल का विवेक अपने जीवन की शुरुआत एक ऐसे पथ पर करने जा रहा था जिसकी कल्पना तक कोई अपने बचपन में नहीं कर सकता। छोटी आंखों में सपने इतने बड़े हैं कि बड़े बड़ों की सोच को पीछे छोड़ दे। नाम नंदिनी, स्थान अमृतसर, कक्षा 5। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। गुरु ग्रंथ साहब की पावन धरती,
धर्म, ज्ञान और बलिदान को दर्शाता ये शहर अमृतसर। सच नंदिनी इसी शहर से है। अपने परिवार के साथ हंसती खेलती नंदिनी 6 साल की थी जब अपने परिवार से दूर वंदे मातरम में पढ़ने के लिए आई थी। अपना बचपन तराशती नंदिनी को बचपन में कुछ इस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, शायद ही उसे इसका जरा भी एहसास हो। मगर आज नंदिनी 11 साल की है और आज समाज के द्वारा उसके परिवार को जो तिरस्कार दिया गया वो उसको बता सकती है। अगर मेरी दादी जी को कोई कुछ कहता था मुझे बहुत अलग फील होता था, बहुत बुरा लगता था। तो फिर मुझे रुलाई भी आती थी कि मैं हमारी दादी जी को ऐसा क्यों कहते हैं। नंदिनी आज अपने परिवार की याद करके उस हसीन पलों को छूना चाहती है। बचपन की वो यादें उसे आज भी याद है, लेकिन वह अपने साथ हुए बुरे बर्ताव को भी आज तक नहीं भूल पाई है। सोचने वाली बात यह है कि नंदिनी के साथ ऐसा क्यों हुआ। घर में नंदिनी की दादी को कुष्ठ रोग है, इसलिए उसे किसी भी स्कूल ने अपने यहाँ एडमिशन नहीं दिया। ऐसे स्कूल संस्कारों की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब कोई असहाय इन्हीं स्कूलों में अपने नन्हों के उज्जवल भविष्य के लिए पहुंचता है तो ये उनसे मुंह फेरने में जरा भी देर नहीं लगाते। इसलिए नंदिनी को अपना घर परिवार छोड़कर हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन के वंदे मातरम स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूरन आना पड़ा। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और मुझे थोड़ी बहुत घर की भी याद आती है। आज नंदिनी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बड़ी होकर उसी समाज के बीच में सेवा करना चाहती है जिस समाज ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। नाम निखिल, स्थान हरिद्वार, कक्षा 8। निखिल उम्र में भले ही छोटा है, मगर दिव्य प्रेम सेवा मिशन की वंदे मातरम का वो एक भावी कलाकार है जो पल दो पल के लिए ही सही इन मासूमों के चेहरे पर हंसी की मुस्कान बिखेर देता है। निखिल अपने नाटक से हर देखने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नंदिनी की दादी की तरह ही निखिल की दादी को कुष्ठ रोग था। दादी के कुष्ठ रोग के कारण आज अपने हंसते खेलते परिवार से निखिल दूर है। वंदे मातरम में पढ़कर निखिल आज अपने बचपन की शरारतों को अभिनय का साकार रूप देने की कोशिश में लगा है। मैं घर में इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि हर स्कूलों में जहाँ भी जाता था वहाँ पे फीस अधिक लगती थी और बोलते थे कि यहाँ पे कुष्ठ रोगियों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। सबको हंसाने वाला निखिल अपने लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर भी है। यहाँ पे मैं पढ़कर एक आर्मी बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। आज समाज में कुछ ऐसी भी संस्थाएं काम कर रही हैं जो इन लोगों का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसी ही एक संस्था के बारे में संजय बताते हैं कि इन बच्चों को ईसाई मिशनरीज के लोग ले जाते हैं, ले जाने के बाद उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते। एजुकेशन देने के बजाय मसीही शिक्षा देते हैं। उनको संगीत तो सिखाते हैं, उनको वायलिन बजाना तो सिखाते हैं, लेकिन कंप्यूटर की शिक्षा नहीं देते। और फिर उस बच्चे की 17 साल 18 साल तक उस बच्चे को माँ बाप से मिलने की अनुमति नहीं देते। मतलब साल में एक बार मिलने की अनुमति रहती है, लेकिन घर वापस आने की अनुमति नहीं रहती है। और इसके बाद वो बच्चा उनको उन्हीं का झोला लेकर अरुणाचल और नागालैंड के जंगलों में काम करता है। तो ये दोनों एक दो ध्रुव हैं जो समझ में आता है कि नहीं, हम हमारे देश का बालक, हमारे देश की, हमारे भारत माता की संतान कैसे गलत हाथों में पढ़कर, गलत संस्कारों में पढ़कर हमारे ही देश को टुकड़े करने का प्रयास करते हैं, भारत माता को ही छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर इससे उलट है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के वंदे मातरम संस्थान में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ सभी बच्चों का धर्म एक है, मानव धर्म। कक्षा 10 में पढ़ने वाला सलमान इसकी जीती जागती मिसाल है। सलमान की सोच
उस रूढ़िवादी समाज की नीची सोच से बहुत ऊपर है, जो कुष्ठ रोगियों को तिरस्कार की भावना से देखते हैं। जब तक ये लोग खुद की इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक समाज इन्हें घृणा की नजरों से देखता रहेगा और इन रोगियों को समाज में एक स्थान पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आशीष जी और उनकी टीम यदि आगे आकर के इस काम को कर रही है तो उनके उत्साह को हम बढ़ाएं, इस कार्य को और लक्ष्य तक पहुंचाएं, क्योंकि यह कार्य उनका नहीं है, वो कर रहे हैं तो समाज के लिए कर रहे हैं, तो समाज का दायित्व हम सब का है। सब मिल करके उस कार्य में जुटेंगे तो निश्चित रूप से इससे देश का बहुत बड़ा भला होगा। जरूरत है खुद को सजग करने की, समाज को सजग करने की। मेडिकल साइंस तैयार है इससे लड़ने के लिए। पहल आप करके तो देखिए, कोशिश कीजिए इस कोड़ को जो समाज के मुंह पर खुद एक बीमारी है को दूर करने की, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की। ये संभव है, चलिए हाथ बढ़ा कर देखते हैं।